नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीट पात्रता परीक्षा का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले ब्रिटिश प्रभाव के विषय में। जब अंग्रेज़ों का अधिकार हमारे ऊपर था तो उस समय जो उनकी नीतियाँ थी उनका हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, विशेषतः हम ये जानना है। तो यहाँ देखिएगा, फर्स्ट यूनिट हो गई थी अपनी, सेकंड हो गई थी, थर्ड के अंदर हमने भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति को देख लिया था। 1857 को अभी अपने नहीं कर रहे हैं, पहले अपने देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, यानी ब्रिटिश नीतियों ने किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया था। क्या पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़े, वैसे तो नेगेटिव थे, उनके लाभ के लिए ही थे। देखें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमें जाननी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव में सबसे पहले हम ये देखें कि ब्रिटिश शासन ने भारत की कृषि जन्य अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव किए। तो देखिएगा, उस समय जो इनकम के मुख्य साधन थे वो एग्रीकल्चर ही था। तो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित ही थी। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे जो हैं चेंजेस किए और उनकी नीतियों में चेंज हुए, और उनका उद्देश्य ये था कि कृषि से जो राजस्व उन्हें है मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना और खुद करना। भारतीय कृषि को ऐसी स्थिति में पड़ जाने के लिए विवश कर देना ताकि वह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में इंग्लैंड के आर्थिक हितों को साध सकें। तो देखिएगा, यहाँ हम कहना ये चाहते हैं कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने जैसे जैसे अधिकार करते गए तो हमारी जो इकोनॉमी थी, विशेषतः हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, तो उसका उपयोग इंग्लैंड के हितों को साधने के लिए कैसे किया जा सकता है, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि भारत को उन्होंने अपना एक उपनिवेश बना रखा था, तो उसके लिए कौन सी नीतियाँ आई, जो नीतियाँ बनी वो यही थी कि इंग्लैंड के आर्थिक हित सजते रहें और संपूर्ण राजस्व जो है वो इन्हीं के खाते में आता रहे। कॉर्नवालिस ने लगान की नई कुछ व्यवस्थाएं प्रारंभ की, जिसमें लगान वसूली का अधिकार नीलामी के आधार पर जमींदारों को दिया गया। तो हमने यही पढ़ रहे हैं ना कि राजस्व कैसे खुद तक पहुँचे। तो कॉर्नवालिस ने एक लगान की नई व्यवस्था बनाई जिसमें लगान वसूली का अधिकार जमींदारों को दिया गया नीलामी के माध्यम से, यानी जो ज़मीन है उसके लिए जमींदार होगा। जो जमींदार ज़्यादा राजस्व की बोली लगाता था, भाई मैं इतने दूंगा, मैं इतने दूंगा, मैं 4 लाख दूंगा, दूसरा 5 लाख में सौदा हो जाता, तो फिर 5 लाख वाले को दे दी जाती थी। अब वो उसको उतना पैसा इनको देना था अंग्रेज़ों को, बाकी जो बचे वो कितना भी ले सकता था। तो 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त या इजारेदारी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 10 वर्ष तक तो यही रही स्थायी बंदोबस्त, यानी इनकम का एक स्थायी बंदोबस्त हो जाए, रेगुलर मिलती रहे। तो यहाँ पर आने के बाद में अपना घर खर्चा सब कुछ चलाने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए एक फिक्स इनकम की आवश्यकता थी, तो इसलिए इन्होंने एक स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था का आरंभ किया था। सर्वाधिक बोली लगाने वाले जमींदारों को जमींदारी का ठेका दे दिया जाता था, लगान एकत्रित करने का अधिकार दे दिया जाता था। जमींदार जो था वो ज़मीन का मालिक हुआ करता था। ज़मीन का मालिक कौन होता था? जो जमींदार था वो हुआ करता था। वो इसे बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, हस्तांतरित भी कर सकता था, जागीर का मालिक हुआ करता था। कालक्रम में उसके वंशजों की जमींदारी अधिकार उत्तराधिकार में मिलते थे। तो हमने क्या कहा, जमींदार ही है, जमीन का मालिक हो गया, एक प्रकार से जागीर का मालिक हो गया। और जो आगे वंश आते, यानी जैसे राजा का बेटा राजा बनता है वैसे ही जमींदार का बेटा जमींदार, तो उनको आगे से आगे अधिकार उत्तराधिकार में मिलने शुरू हो गए थे। इससे सरकार की आय सदा के लिए क्या हो गई, निश्चित हो गई ना, स्थायी बंदोबस्त है, तो एक स्थायी इनकम आने शुरू हो गई। साथ ही साथ राजस्व वसूली में सरकार का खर्चा भी कम हो गया, क्योंकि उन्हें तो एक ही जगह से कलेक्ट करना है, जमींदार से लेके आना है, जमींदार को अपने खर्चे पे सारा कुछ वसूलना होता था। पहले किसान से सीधा ले तो फिर दिक्कतें आती थी। तो एक कंपनी का हित साधने वाला जमींदार वर्ग भी उसको मिल गया। साथ ही साथ उन्हें एक शक्तिशाली वर्ग जमींदार वर्ग भी मिल गया जो कंपनी के हितों को साधता था। तो देखिएगा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इसको समझिएगा कि हमारी इनकम कहाँ से आ रही है, एग्रीकल्चर से। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, एग्रीकल्चर बेस्ड। तो उस एग्रीकल्चर से राजस्व सारा का सारा अपने पास में आ जाए, इसलिए उन्होंने एक स्थायी बंदोबस्त बनाया, यानी जो जमींदार ज़्यादा बोली लगाता था उसको ज़मीन दे दी जाती थी। आगे से आगे फिर वो वंशानुगत होती चली गई। अब इसमें इनको ये फ़ायदा हुआ, एक तो निश्चित इनकम आनी शुरू हो गई, इतना तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि ठेका छूट गया तो इतने पैसे तो उनको देने ही होते थे।
अब राजस्व वसूली में सरकार का जो खर्चा होता था वो भी कम हो गया और उन्हें उनका एक पक्ष लेने वाला वर्ग भी मिल गया जो जमींदार वर्ग के रूप में जाना जाता था। यह स्थायी बंदोबस्त किसानों के लिए शोषण और उत्पीड़न का कारण बन गया, क्योंकि देखिएगा फसल हो न हो जमींदार को तो उतना पैसा सरकार को देना होता था, अब वो कहाँ से लेगा, वो किसानों से लिया करता था। इसलिए लास्ट में जाकर के मार किस पे पड़नी थी, किसानों पे। इसलिए किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण इस समय होना शुरू हुआ। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा किसे कहते हैं, तो इनका किसानों की वास्तविक स्थिति से कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। इसमें किसानों को पूर्णतः जमींदारों और इसके कारिंदों पे छोड़ दिया गया। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा के रूप में हम इसको इस तरह से समझ सकते थे कि भी जमींदार तो था ना वो दूर ही रहता था, यानी किसानों की स्थिति से उसको कोई लेना देना नहीं था। भी हुआ नहीं हुआ, उनके पास में खाने को है नहीं है, और सारा कुछ जो है जमींदार और उसके कारिंदे जो उसके कर्मचारी हुआ करते थे, जो पीट पीट करके आपने फिल्मों में देखा होगा लगान लेकर के आते थे, उनके ऊपर ही छोड़ दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त से कृषि में वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिला क्योंकि लगान का नगद भुगतान करना होता था, खाद्यान्न फसलों से इतनी इनकम नहीं होती थी, तो इसलिए किसानों ने खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नील, कपास, रेशम, तिलहन इनको देना शुरू कर दिया, ये उगाना शुरू कर दिया, ताकि ये होगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, लगान दिया जा सकेगा। तो खाद्यान्न कम होने लग गया था, इसका प्रभाव ये पड़ा। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको अपने भू राजस्व व्यवस्था के रूप में देखते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त के कारण ऊपरी स्तर पर सामंतवाद और निचले स्तर पर दास प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। तो ऊपर तो एक तरह से जमींदार एक सामंत वर्ग का उदय होना शुरू हो गया और किसान जो थे वो एक प्रकार से दास प्रवृत्ति की तरफ जाने शुरू हो गए थे। स्थायी बंदोबस्त को थोड़ा और समझें अपने। तो स्थायी बंदोबस्त के विषय में सर्वप्रथम सुझाव किसने दिए थे, फ्रांसिस ने दिए थे। 1790 में इस पद्धति की शुरुआत हुई। स्थायी बंदोबस्त करने वाला कौन था, फ्रांसिस। करने वाला कौन है, इस सुझाव को देने वाला कौन है, फ्रांसिस। शुरुआत कब से मानी जाती है, 1790 से। स्थायी रूप इसको कब दिया गया, 1793 में। इसे जागीरदारी या विश्वेदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। यानी इसमें जो एक जागीर है उसका एक जागीरदार हुआ करता था जो किसानों से लगान वसूल करने का काम करता था। इस व्यवस्था में एक निर्धारित तिथि तक यानी एक निश्चित डेट तक भू राजस्व कंपनी के पास में जमा न करवाने पर सूर्यास्त कानून के द्वारा उनको जब्त करके नीलामी कर दी जाती थी। यानी एक निश्चित दिन होता था, सूर्यास्त होने तक उनको वो निश्चित राशि जो है ना वो जमा करवानी होती थी, जितने में ठेका छूटा है। अगर वो जमा करवा देता था तब तो उसके पास में रहती थी, अन्यथा उसके द्वारा ज़मीन जो थी उसको जब्त करके नीलाम कर दिया जाता था। एक तो इस समय ज़मीनों का मालिक कौन हो गया, जमींदार। तो जमींदारों को अब भूमि का मालिक बनाने से किसान पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर हो गया, क्योंकि उसको ज़मीन कौन देगा, जमींदार। ज़मीन का मालिक कौन है, जमींदार। वो जो इस किसान को देना चाहे उसको दे, उसकी दया पर निर्भर हो गया। ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पे थी। ये व्यवस्था जो स्थायी बंदोबस्त है, लगान की व्यवस्था है, 19% भाग पर थी। इसमें जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और कर्नाटक के उत्तरी भाग पर इसे लागू किया गया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व उत्पादन में हिस्सा नहीं बल्कि भूमि का एक प्रकार से किराया देना होता था। भाई आप इसको इस तरह से समझिएगा, एक तो जितनी फसल हुई उसमें से हिस्सा, बल्कि यहाँ क्या था, स्थायी बंदोबस्त में फिक्स कर दिया गया भाई 1 साल में आपको इतना देना है, इस तारीख को सूर्यास्त तक आपको इतना देना है तो देना है, नहीं दोगे जागीरदार साहब तो फिर किसी दूसरे को रख दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से भूमि का किराया दिया जा रहा है। तो भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार को मिलता था और 1/11 भाग जो है वो जमींदार को प्राप्त हुआ करता था। राजस्व कलेक्ट करने की एक और व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान। तो ब्रिटिश शासन, अब देखिए स्थायी बंदोबस्त से उन्हें क्या हुआ, एक स्थायी इनकम तो आनी शुरू हो गई, लेकिन समय समय पर जैसे जैसे विकास होता गया तो उनकी आवश्यकताएं ब्रिटिश शासन की भी बढ़ती चली गई। तो उन बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ से तो क्या है, उसमें उसकी आय तो निश्चित थी, कोई वॉलेटिलिटी उसमें थी नहीं, कोई अनिश्चितता तो थी नहीं, उतार चढ़ाव था नहीं। तो उन्हें अब एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता थी जिसमें समय समय पर भू राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जा सके, यानी हर बार एक नया निर्धारण किया जा सके। इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है रैयतवाड़ी प्रथा का जनक। सर्वप्रथम रीड ने रैयतवाड़ी प्रथा को 1792 में तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया। तो कैप्टन रीड ने इसको लागू किया, कहाँ किया, 1792 में तमिलनाडु के 12 महल के अंदर। 1820 में टॉमस मुनरो ने इसे मद्रास के शेष भागों में और एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया। बम्बई में नई रैयतवाड़ी कैप्टन
जी विनगेट ने लागू की। इसके अंतर्गत 51% भाग में ये शामिल हुआ करती थी। रैयत का मतलब अपने किसान लेते थे, यहाँ पर भूमि का मालिक जो हो गया किसान हो गया और उसी को दी जाती थी। और ये जो है रीड और कैप्टन थॉमस मुनरो और रीड जो है इसके जन्मदाता मानते हैं ब्रिटिश भारत के 51% भाग के ऊपर ये जो है रैयतवाड़ी प्रथा लागू हुआ करती थी। फिर एक और आती है महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब आप गांव से ले सकते हैं। यहाँ पर जो इकाई हो गई, जैसे लगान इकट्ठा कहाँ से किया जाएगा, कौन देगा लगान, तो पहले देखिएगा जैसे हमने बात की जमींदारी प्रथा में तो जमींदार दे रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है। रैयतवाड़ी में रैयत यानी किसान स्वयं दे रहा है, वो मालिक हो गया। महालवाड़ी में एक गांव को जो है भू राजस्व की इकाई मान लिया गया, यानी एक गांव से हमें लगान एकत्रित करना है। तो गांव के लोग सम्मिलित रूप से भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। इनका एक मुखिया हुआ करता था और वही निश्चित समय निर्धारित समय के अंदर लगान अदा करने का कार्य किया करता था। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी सबसे पहले आगरा में आई, फिर अवध के कुछ हिस्सों में लागू की गई। इसमें 30% जो भारत का हिस्सा है वो इसमें शामिल हुआ करता था। इसे अवध में तालुकदारी के नाम से और मध्य प्रांत में से मालगुजारी के नाम से भी जाना जाता था। तो महालवाड़ी में क्या था कि लगान एकत्रित होगा तो पूरे गांव से लिया जाएगा। गांव एक इकाई होगी, गांव का जो मुखिया है वो लगान को इकट्ठा करेगा और सरकार को दे देगा। तो 30% हिस्सा जो है इसमें शामिल था। महालवाड़ी व्यवस्था का जो प्रस्ताव है 1819 के अंदर होल्ट मैकेंजी ने दिया था। इसने पश्चिमोत्तर प्रांत में इस व्यवस्था को लागू किया। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक मार्टिन बर्ड हुआ करते थे। 1833 में महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। ये 30 वर्ष के लिए लागू की जाती थी, यानी जो सिस्टम बना दिया गया 30 साल तक वही चलता था। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास में, धन का निष्कासन सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा इसके विषय के बारे में। भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पादन का ऐसा हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, राजनीतिक कारणों से इसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था और इसके बदले में भारत को कुछ मिल भी नहीं रहा था। इसे हम धन निष्कासन के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भी धन निष्कासन क्या है तो इसको समझिएगा, यानी ऐसी इनकम ब्रिटिश शासन के समय ऐसा भारतीय उत्पादन जिसका हिस्सा जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, यानी जनता उसका उपभोग नहीं कर सकती थी और राजनीतिक कारणों से वो इंग्लैंड में जा रहा था और उसके बदले में भारत को कोई लाभ भी नहीं हो रहा था। तो इसे अपने आर्थिक निकास या धन निष्कासन के नाम से जानते हैं। ये वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुई एक अवधारणा आती है। दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को दिया था। अपनी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में बताया था। सर्वप्रथम आर्थिक निकास या धन निष्कासन के बारे में बताया था। उन्होंने धन निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई यानी एविल ऑफ एविल्स के नाम से बताया था। धन निष्कासन के कारण क्या थे? तो भारत में विदेशी नियम लागू थे, यहाँ पे प्रशासन भी विदेशी था इसलिए जा सकता था। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक धन और श्रम विदेशियों द्वारा लाया गया था, लेकिन तब भारत ने विदेशियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस कारण होना शुरू हो गया। भारत द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया गया था। भारत अंदर और बाहर दोनों क्षेत्रों में निर्माण का भार, यानी विदेश में बन रहा था उसका भार भी भारत उठा रहा है, यहाँ वाले का भी भारत ही उठा रहा था। भारत द्वारा देश के मुक्त व्यापार को खोलने में अधिक लाभ हुआ, यानी टैक्सेस कम हो गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रमुख धन लगाने वाले विदेशी थे, तो वो जो भी पैसा कमाते थे वो यहाँ से कुछ नहीं खरीदते थे। भारत में कोई इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो अपने पैसे को ले जाते थे भारत से। इसके दुष्परिणाम क्या रहे? अर्थव्यवस्था हमारी खराब होनी शुरू हो गई। धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका। पूंजी संचय नहीं हो सका तो औद्योगिक विकास भी भारत में नहीं हो पाया। लोगों का जीवन स्तर भी नीचा होता चला गया, गरीबी बढ़ती चली गई, जनता पर टैक्सों का भार बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ गए। कुटीर उद्योग जो भारत के थे वो विदेशी औद्योगिक फैक्ट्रियों से बने माल का मुकाबला नहीं कर सकी। एग्रीकल्चर पर दबाव बढ़ा, कृषि पर भी बढ़ा, भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ती चली गई थी। धन निष्कासन के स्रोत की बात करें, मतलब कैसे जा रहा था, तो व्यापारिक एकाधिकार, किसके पास व्यापार करने का अधिकार? अंग्रेजों के पास में था, इससे लाभ मिल रहा था उनको। कंपनी के कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा था, तो कंपनी के कर्मचारी तो काम तो यहाँ कर रहे हैं ना, तो वो पैसा यहाँ नहीं रहता था, वो अपने वहाँ पर ले जाते थे। कंपनी के निवेशक जो थे
ईस्ट इंडिया कंपनी में जिन लोगों ने निवेश किया था उनको जो डिविडेंड दिया जा रहा था वहाँ भी जा रहा था। कंपनी का जो लंदन में ऑफिस था ना, वो भी यहाँ से खर्चा निकालता था। कंपनी जो सेना रखती थी और असैन्य कार्यों से संबंधित जो भी वस्तुओं की खरीद होती थी वो भारत में नहीं खरीदी जाती थी, लंदन के बाज़ार में खरीदते थे। तो पैसा कहाँ चला गया? लंदन के बाज़ार में, जिसे स्टोर परचेज के नाम से जानते हैं। सार्वजनिक व्यय के लिए लंदन से लिए गए ऋण का ब्याज का भुगतान भी अपने पैसे से होता था, जैसे नहर योजना, कार प्रशासन, सेना, रेलवे इत्यादि से संबंधित जो खर्च होता था वो। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इस सार्वजनिक ऋण का बहुत कम अंश जो है जनता के कल्याण के लिए किया जाता था। ये लगभग 40 से 40% अंश जो है वो सेना और रेलवे पर खर्च किया जाता था। सेना से साम्राज्य सुरक्षित होगा और रेलवे से भारत का आर्थिक शोषण होगा, जबकि किसानों को चाहिए थी नहर। देखिएगा क्या कहा हमने, सार्वजनिक व्यय के लिए लंदन से लिए गए ऋण का भुगतान। जो देखिए सार्वजनिक व्यय के लिए लंदन से क्या किया, यहाँ की सरकार ने लोन ले लिया, उसके ब्याज का भुगतान भारत सरकार के पैसे से किया जा रहा है। जैसे नहर योजना थी, अकाल प्रशासन, सेना, रेलवे इत्यादि से संबंधित जो खर्च था वो विकास का खर्च था। लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि इस सार्वजनिक ऋण का बहुत कम भाग जो था ना वो जनता के कल्याण के कार्यों पे लग रहा था। लगभग 40% जो भाग है वो सेना और रेलवे पे खर्च होता था, लेकिन 40 सेना पर 40 रेलवे पे हो जाता था। और इससे तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए था, है ना। इससे तो भारत को क्या लाभ होना था? इससे तो भारत का आर्थिक शोषण ही होना चाहिए था, जबकि किसानों को लाभ होता नहर से। नहर पे कम खर्च किया जा रहा था। विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला ब्याज, जो विदेशी पूंजी निवेश यहाँ पर होता था उसका ब्याज, उस पूंजी निवेश से प्राप्त लाभांश, दोनों का निष्कासन होता था। जैसे भारत में मान लीजिएगा कोई ब्रिटिश सरकार है, भारतीय रेलवे के विकास में पूंजी निवेश करने वाली जो ब्रिटिश कंपनियां थी, यानी यहाँ पर रेलवे का विकास हो रहा है, उसमें जिन कंपनियों का पैसा लगा वो कहाँ की है? ब्रिटेन की। तो उनके कुल पूंजी की 5% ब्याज की गारंटी दी जा रही थी, जबकि ये लाभांश दर ब्रिटेन में जहाँ केवल 2% ब्याज मिलता था, यहाँ पे 5% मिलता था। तो अपना पैसा तो उस 5% के रूप में कहाँ चला गया? विदेशों में चला गया ना। उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़े? तो उद्योगों का एक सबसे बड़ा प्रभाव जो अपने मानते हैं वो है विऔद्योगिकीकरण। क्या मानते हैं अपने? विऔद्योगिकीकरण। और विऔद्योगिकीकरण क्या है? सबसे पहले हम ये देखें कि ये सिद्धांत दिया किसने है, तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। विऔद्योगिकीकरण के सिद्धांत के बारे में बताया। इसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य था कि हस्तशिल्प उद्योगों का हो गया पतन और नवीन उद्योगों को नहीं लगाया जा रहा था। यानी केंद्र सरकार ने उस समय जो अंग्रेज सरकार थी उसका नियम था, उसने ये बना रहा था नए उद्योग तो लगाए नहीं जा रहे थे भारतीय, और पुरानों में भी जो हस्तशिल्प उद्योग थे वो फैक्ट्री आउटलेट का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, फैक्ट्री उत्पादन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो हस्तशिल्प उद्योगों का तो पतन हो गया, नए उद्योग हमें लगाने नहीं दिए गए। इसलिए ब्रिटिश नीतियों के फलस्वरूप जो है अर्थव्यवस्था का रूपांतरण औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में हो गया। यानी हमें विऔद्योगिकीकरण मतलब उद्योग करने से रोकना, एक प्रकार से इनकी औपनिवेशिक आर्थिक नीति का ही भाग माना जाता है। दोस्तों, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के क्या कारण रहे हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 1813 का एक अधिनियम आया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए और भारतीय बाजार को पूरी तरह से ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिए गए। पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था, अब भारत में कोई भी आकर के बेच सकता था, यानी मुक्त व्यापार की नीति हम इसे कहते हैं। इसके तहत परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प जो है ब्रिटिश कारखाना निर्मित वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर पाए। यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था, वहाँ से बहुत सारी कंपनियों के द्वारा माल आना शुरू हो गया जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग से कहीं बढ़िया था, तो फिर ये फेल हो गए हमारे उद्योग धंधे। रियासतों के ख़त्म होने से पहले रियासतें जो होती थी ना, उनके यहाँ पर जैसे ठकुरानी का चूड़ा या जो भी चीज़ें बनती थी, हस्तशिल्प चूड़ियाँ वगैरह हैं, हस्तशिल्प होते थे ना, उनका संरक्षण कौन करता था? जो उस समय के जमींदार है, शासक है, उनके हवेलियों में ही जाता था। उनकी ठाकुर साहब जो हुआ करते थे वो न केवल जमींदार का काम किया करते थे, बल्कि वहाँ पे जो भी हस्तशिल्पी थे उनका भी संरक्षण उनके द्वारा होता था। तो वे भी रियासतें ख़त्म हो गई है ना। रियासतें ख़त्म होने से हस्तशिल्प के जो संरक्षक थे वो भी नहीं रहे, वे भी अब टूट गए थे धीरे धीरे। ब्रिटेन ने अपने यहाँ भारत निर्मित वस्तुओं के आयात पर उच्च आयात शुल्क लगा दिया। यानी ब्रिटेन में जब कोई भारतीय वस्तु जाती
तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया, इसलिए महंगी हो गई, तो वहाँ लेते नहीं थे, जिससे भारतीय वस्तुएं तो महंगी हो गई और इसके घरेलू बाजार के साथ विदेशी व्यापार भी हाथ से चला गया। यहाँ पर जो अपना माल बिकता था वो भी नहीं और विदेशों में भी रेट बढ़ा दी, इसलिए बिकना बंद हो गया। ब्रिटिश शिक्षा नीति ने भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जो रक्त और रंग से तो क्या था, भारतीय था, लेकिन आचार विचार से अंग्रेज हो गया था। यानी अब वो एक प्रकार से ब्रांडिंग किसकी कर रहा है, विदेशी वस्तुओं की, उन्हीं में अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है ना। जैसे आजकल है ना पिज़्ज़ा बर्गर, यानी विदेशी चीज़ों को जब हम खा रहे हैं तो हम एक स्टैंडर्ड अपना बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मार्केटिंग हुई, उस मार्केटिंग के जरिए हमारे दिमाग में इस तरह से डाल दिया गया स्टैंडर्ड और मतलब आधुनिकता की पहचान बना दी गई, तो ये सारी चीज़ें आ गई, उसकी तरह से मार्केटिंग होनी शुरू हो गई। उस समय वहाँ भी हुई है ना, वो अंग्रेज बना गए हमें, तो विदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई थी इससे। रेलवे के कारण अब देखिए ब्रिटिश वस्तुएं जो दूर के स्थानों तक पहुंच सकती थी, तो जहां शिल्प उद्योगों का इसी कारण पतन भी हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने देखा कि ब्रिटिश शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर किस प्रकार से तोड़ी, क्या क्या उसमें प्रावधान थे। वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो और कंप्लीट सिलेबस आपको केवल यहाँ इसी चैनल पे मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।